90.4 रेडियो 7 पर मैं हूं शिल्पी, आपका स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है करियर कॉलिंग। और जैसे कि वादा किया था तो निभाना होगा, जैसे आप अपने करियर से करते हैं और फिर उसे निभाते भी हैं क्योंकि आप उसको लेकर पैशनेट हैं और पैशनेट होना ही पड़ेगा अगर ज़िंदगी में ग्रोथ करनी है, आगे बढ़नी है। तो एक करियर वो चीज़ है जो आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आपको भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो जीने का एक कोई मकसद नहीं रहता। तो कोशिश कीजिए कि अपने करियर को थाम के रखिए, लेकिन कौन सा करियर थामें ये मैं आपको बताती हूँ। इनफैक्ट मैं बताती नहीं हूँ, बस हेल्प करती हूँ। एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि ये करियर जो ऑप्शंस हैं, ये इनमें आप क्या क्या पा सकते हैं, आपके लिए क्या ये करियर बना है या नहीं बना है। इसलिए मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर हिमांगिनी राठौर का, जो द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपको मुझे बुलाने का वापस थैंक यू सो मच। अच्छा, बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि जैसे BA और MA, अगर आपने 12th तक साइकोलॉजी नहीं ली है तो भी आप BA कर सकते हैं साइकोलॉजी में, जो 4 years का है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा आप MA भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने BA में भी साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया है तो भी द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी आपको ये ऑप्शन देती है। अच्छा, करियर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो साइकोलॉजी वाला इंसान जिसने BA या MA किया है साइकोलॉजी में, तो वो कहाँ कहाँ करियर बना सकता है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर साइकोलॉजी पढ़ा है और मेरा इंटरेस्ट है तो मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी में ही जाऊं। हमने इतने सालों में देखा है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं बट उन्हें करना UPSC होता है। अच्छा। और लास्ट ईयर ही हमारी एक BA की स्टूडेंट है, वो 100th रैंक आई उसकी UPSC में। अच्छा। तो साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट UPSC में तो बहुत स्कोरिंग माना जाता है। अच्छा। बहुत, और बहुत सारे हाल फिलहाल में अभी 2 IAS ऑफिसर्स से भी मिली। हाँ? जिन्होंने दोनों ने मतलब दे आर बोथ BTech। अच्छा। पर उन्होंने अपना साइंस के बैकग्राउंड छोड़ के साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया जिससे वो IAS क्लियर करा उन्होंने। क्या बात है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत पॉपुलर है और स्कोरिंग माना जाता है। तो अच्छा। जिनका बच्चे या पेरेंट्स चाहते हैं तो साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप UPSC में मान लीजिए बाद में इंटरेस्ट नहीं रहता और नहीं कर पाते हैं तो एक ऐसा करियर बना सकते हैं जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो ये जो साइकोलॉजी में, इसके अलावा जैसे आपने UPSC बोला, आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोला, आपने जो थेरेपी देते हैं वैसे काउंसलर बन सकते हैं, और कौन कौन से फील्ड्स में साइकोलॉजी की जरूरत होती है? जैसे ऑर्गेनाइजेशनल, आपने एक स्पेशलाइजेशन की बात की थी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशनल भी, हाँ, साइकोलॉजी या बिहेवियर। जी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में कौन कौन से करियर आप बना सकते हैं? कौन से ऑर्गेनाइजेशन में किस पद पर, किस डेजिग्नेशन पर आप अप्लाई कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में आप जा सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं। आजकल जैसे अपन सुनते हैं कितने मर्जर्स, एक्विजिशंस हो रहे हैं, इनमें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का काम होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को बताएं क्या चेंज होने वाला है और उनको कंफर्टेबल करें ताकि वो इनसिक्योर फील ना करें। अच्छा। अपने रोल के बारे में या उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में भी करियर डेवलपमेंट का होता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए या प्रमोशन के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए, आपको किस तरीके की, जैसे मान लीजिए मैंने ट्रेनिंग करी कहीं भी, अब किस तरीके की ट्रेनिंग मुझे सूट करेगी, वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का में आता है। कि अगर आपको वीडियो लर्निंग अच्छी लगती है या आपको ऑडियो लर्निंग अच्छी लगती है या आपको काम करने से सीखने में आता है, तो कौन सा इफेक्टिव मेथड है। तो जो लर्निंग अपन स्कूल में भी करते हैं वो ही हम अप्लाई कर रहे हैं एक वर्किंग सेटिंग में। एक और मुझे जो ध्यान आ रहा है, बहुत सारे लोग साइकोलॉजी में टीचिंग में जाना चाहते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं। अच्छा। तो उनका रास्ता है BA, MA और PhD इन द सब्जेक्ट। तो PhD करने के लिए, जैसे आपने सुना होगा UGC नेट होता है, तो वो क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत बच्चे कोशिश करते हैं, बिकॉज टीचिंग इज समथिंग जहाँ पे उनको रिसर्च, जो आप डेटा कलेक्ट करके रिसर्च करना होता है, वो एक फील्ड है। आप बहुत एक और जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आप ये जो NGOs होते हैं, इन NGOs के थ्रू भी आप
साइकोलॉजी जैसी फील्ड में काम कर सकते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए जुवेनाइल केयर है, हाँ, वहाँ पे भी काउंसलर्स की जरूरत है। ओके। तो वहाँ आप जा सकते हैं, बट रास्ता एनजीओ के थ्रू है। तो मैटरनल केयर हो गया, ये सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं। और एक जो मुझे और ध्यान आ रहा है कि हमारे कई सारे बच्चे खुद बिजनेस भी करते हैं। अच्छा। एक स्टूडेंट है हमारी जो शायद अभी कुछ टाइम पहले यहाँ आई भी थी, बीए करने के बाद उसने बेकिंग का बिजनेस करा है। अच्छा। हाँ। तो वो एक है कि उसका आइडिया था, बट अब वो साइकोलॉजी को कहाँ यूज कर पा रही है, कैसे यूज कर पा रही है, भले ही वो सोशल मीडिया में यूज कर रही हो या प्रेजेंटेशन में कर रही हो, तो कहीं साइकोलॉजी की समझ उसको वहाँ यूज में आ ही रही है। जी। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर जब बहुत सारे लोग जो थॉट्स डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि वो बड़े डीप होते हैं। तो उनकी जैसी मैंने 2 लोगों को फॉलो किया था, और मैंने जब उनसे पूछा, मैंने बात करी, तो उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी में उन्होंने एमए किया हुआ है। तो उनकी बातों से लगता था कि वो जिस तरह से इमोशंस को क्लासिफाई कर रहे हैं और उसकी डेप्थ को बता रहे हैं और क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो उससे पता लग रहा था कि इनको इतनी ज़्यादा समझ कैसे है इमोशंस की। और जब मैंने पता नहीं किया कि अच्छा आप साइकोलॉजी में है या नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप ही बताया कि अच्छा हमने साइकोलॉजी में किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि आजकल हर कोई इंसान रिलेशनशिप में है, और रिलेशनशिप में है तो ट्रबल्स भी हैं, मनी की भागदौड़ है, कंपटीशन बहुत है, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ही होती है जो उसकी हेल्प कर सके, कोई पर्सन चाहिए होता है। तो थेरेपीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें था कि हर एक इंसान को थेरेपी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरत होती है, पर मुझे यही लगता है कि हम उससे भागते क्यों हैं। हाँ, मैंने बहुत लोगों को इतने सालों में कहा कि भाई आप मतलब थेरेपी के बारे में लोग डरते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। पर आप ऐसे समझो, साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि हम एक इमोशन फील करते हैं। अगर मुझे गुस्सा आया, जैसे मम्मी ने मुझे कहा कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए, या मेरे बॉस ने मुझे कहा कि ये काम सही नहीं है, जो मैं इमोशन फील कर रही हूँ, साइकोलॉजी मुझे हेल्प करेगा ये समझने में कि मैं इमोशन क्यों फील कर रही हूँ और इस इमोशन से मुझे कैसे डील करना चाहिए इन अ प्रोडक्टिव मैनर। जरूरी नहीं है कि हर चीज का आंसर हो, पर यही मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा एक फील्ड है जो ये मुझे हेल्प कर सकता है, तो उसका हम यूज क्यों नहीं कर रहे। राइट। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है लोगों को, बचपन से ही कुछ ना कुछ चीज़ें दबी हुई होती हैं, वो उनके बिहेवियर में निकलती हैं। बॉडी इमेज को लेकर कितने सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि अब लोग सोशल मीडिया पर हैं। आप दूसरों को इतना कॉन्फिडेंट देखकर और उनको इतना सुंदर देखकर आपको लगता है कि हम में तो कुछ भी नहीं है, हम तो खुश ही नहीं हैं, और वो जो कंटेंटमेंट होता है, जो खुद में खुशी होती है, वो भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक साइकोलॉजी जिसमें हेल्प कर सकती है। और बात आती है एआई की, एआई बहुत सारी जॉब्स ले रहा है तो क्या साइकोलॉजी की जॉब्स भी एआई ले लेगा? नहीं, एआई ऐसी चीज है, एक्चुअली साइकोलॉजी की मतलब बहुत ज्यादा रोल है एआई डेवलपमेंट में। क्या बात करें? क्योंकि आप कैसे सोचते हो एआई क्यों बना? आप ऐसे सोचो, एआई क्यों बना है? क्योंकि हम चाहते हैं एक सिस्टम हो जो हमारे तरह सोच सके। हाँ, तो इंटेलिजेंस, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग है। अब ये सारी चीजें तो साइकोलॉजी से ही आ रही हैं। आपने अगर आज मान लीजिए डिसीजन लिया कि आप ये कपड़े क्यों पहनना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ एक बेसिस है कि आप कैसे दिखना चाहते हो, क्या है, यही इनपुट हम एआई को दे रहे हैं। अच्छा। तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, एक फील्ड है साइकोलॉजी की, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अच्छा। तो कॉग्निटिव साइंस, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, ये सब साइकोलॉजी के थ्रू ही निकल के आया है, और अब यही एक फील्ड है। बट एआई से साइकोलॉजी को कोई डर नहीं है। अच्छा, कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है? कॉग्निटिव हो गया थिंकिंग। अच्छा। जो भी हमारा इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं। अच्छा। कि हम मान लीजिए अगर इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, मेरे सोच कैसे है, मैं प्लानिंग कैसे करती हूँ, अगर मैं इमोशंस फील कर रही हूँ तो उस इमोशन को मान लीजिए मैंने अगर कहा कि इस जने ने मेरे साथ बहुत बुरा करा, अब मैं उस जने को बुरा समझने लगी हूँ, ये मैंने कैसे करा। अच्छा। तो अगर एक बिहेवियर थेरेपी भी है जो सब आजकल जाते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो थॉट बेस्ड है। हम अपने कैसे नेगेटिव थॉट से अपना बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, तो उस नेगेटिव थॉट को कैसे रोका जाए वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू होता है। अच्छा। तो सब कुछ घूम फिर के सोच पे ही आ जाता है। अच्छा।
और अगर बात करें कि AI इज नॉट टेकिंग साइकोलॉजी का जॉब, तो कैसे, मतलब मैं समझी नहीं कि चलिए थेरेपी तो AI ऑब्वियसली नहीं देख सकेगा, काउंसलिंग भी ऑब्वियसली AI नहीं कर सकेगा, लेकिन जगह जगह पर जहाँ पर आपको एक टैगलाइन बनानी है, जैसे कि आपने कहा एडवर्टाइजिंग फील्ड में TG का टारगेट ग्रुप क्या चाहता है, उनकी साइकोलॉजी समझना, तो वो क्या AI नहीं कर सकता? वो AI आपको डेटा दे सकता है, बट डेटा तो मैंने AI से ले लिया। मान लीजिए मैंने देखा गूगल पे कितने लोग कोई कॉफी शॉप के लिए सर्च कर रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि ये लोग कॉफी शॉप के लिए इस एरिया में सर्च कर रहे हैं, बट उस कॉफी शॉप में क्या चाहिए उन्हें, मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देती हूँ जो AI नहीं बता सकता। मैंने कॉफी शॉप खोली। अब मैंने उस कॉफी शॉप में जहाँ मैं सफाई कराती हूँ या पोछा कराती हूँ, उसमें मैंने थोड़ा सा एक कॉफी का शॉट डाल दिया। अपन जब भी एंटर करते हैं तो एक बड़ी अच्छी स्मेल आती है कॉफी की, वो इनवाइटिंग हो गई। अब मैंने वो किस लिए करा है, वो इसलिए करा क्योंकि मेरे जो सेंसेस हैं स्मेल के, वो मैंने एक्साइट कर दिए। क्या कॉफी शॉप में ये होता है? हाँ, होता है। अब मुझे लगता है कि वहां जाती हूँ तो मुझे वही एक एटमॉस्फेयर चाहिए, और मैं वहां जाना चाहती हूँ कि यहाँ बड़ी अच्छी और इनवाइटिंग स्मेल है, और मैं ज्यादा देर बैठूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बैठूंगी तो मैं ऑर्डर भी करूंगी। इसीलिए ये AI नहीं कर सकता। वंडरफुल एग्जांपल यू हैव गिवन मैम, बहुत ही कमाल का। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में जितनी भी इंटर्नशिप्स हो रही हैं, या फिर जितने भी प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो बच्चों को साइकोलॉजी में पैशनेट या और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाने में या उनको निखारने में बड़ी यूज़ आती हैं? इंटर्नशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और साइकोलॉजी मैं मानूंगी कि बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, और हम बच्चों को बहुत इनकरेज करते हैं। इनफैक्ट BA में हम बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं, और MA में तो हमने कंपलसरी कर ही रखा है कि आपको जाना है और आपको एक इंटर्नशिप रिपोर्ट बना के लानी ही लानी है। तो हम उस पे बच्चों को क्वेश्चन भी करते हैं, इनफैक्ट क्योंकि मार्क्स देते हैं तो बच्चे थोड़ा सा सीरियस भी रहते हैं। और ये हमने देखा है अधिकतर कि अगर हम बच्चों को बाहर भेजते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप अप्लाई करते हैं और सीख कर ही आते हैं, तो उनका क्लास का इंटरेक्शन, उनके सब्जेक्ट की समझ, ये सब काफी बदल जाती है और बढ़ भी जाती है। इंटर्नशिप्स में हम हॉस्पिटल्स में भेजते हैं, हमारे टाई अप्स हैं कई हॉस्पिटल से। बच्चे जाते हैं, अबाउट 30 to 45 डेज एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है जहां हम चाहते हैं, क्योंकि तभी बच्चा समझ पाता है। हमने कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पे काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, उनसे भी टाई अप कर रखा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, NGOs है जहाँ पे हम ये फैसिलिटी कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चों को कई तरीके के लोग मिल जाते हैं। अच्छा। और बाकी जो HR फॉर्म्स होती हैं, एक हमारा टाई अप है HR फॉर्म से, जहाँ पे वो टेस्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज करते हैं। अच्छा। कि भाई एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन कैसा है। ओके। इन सब जगह पे पेड अनपेड दोनों तरीके की हम इंटर्नशिप्स का ऑफर देते हैं बच्चों को। बच्चे अजमेर में भी जाते हैं या जहाँ से भी अपने होम टाउन से भी करते हैं। अच्छा। तो उनको एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। बट कोई भी बच्चा जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है, उसके लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि आपको इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप समझोगे नहीं कि ये सब्जेक्ट कहाँ अप्लाई होता है। अच्छा, बात करें एक्टिविटीज़ की, आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराते हैं जो बच्चों के लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं टू नो द इनफैक्ट जो उनके आगे आने वाली जॉब्स हैं उनमें वो बड़ी हेल्पफुल रहती हैं एक्टिविटीज़? अभी एक तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस रहता है, स्कूल हो, कॉलेज हो, कैसा भी हो। तो हम एक एक्टिविटी जो करते हैं बहुत सिंपल सी है, जिसमें हम बच्चों को स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट देना चाहते हैं। तो आप जैसे मानो मैंने अभी हमने लास्ट ईयर करा था, एक स्टूडेंट का आइडिया था बड़ा अच्छा, एक सफेद चादर लगाई और उस पे उनको कहा कि आप आओ और एक पेंट का ब्रश दे दिया, इस पे आके आप स्प्लैश करो। अच्छा। तो अब ऐसे आप मानो 200-250 बच्चे आके अलग अलग रंग स्प्लैश कर रहे हैं। किसी ने हाथ लगाया, किसी ने कुछ करा, और बाद में इतना सुंदर रंग था उस पूरी शीट का। अच्छा। और आइडिया ये था कि भाई जो भी मेरे मन में है, अच्छा बुरा, मैंने उस पे डाल दिया। अच्छा। और निकाल दिया। हाँ, तो मैं फ्री हो गई। हाँ। तो ऐसे हम एक्टिविटीज कराते हैं। हमने हैप्पीनेस कॉर्नर कर रखा है, वॉट एवर यू फील हैप्पी। हमने इनफैक्ट हमारे स्टाफ मेंबर्स के लिए भी करा था और एवरीवन वाज वेरी हैप्पी कि हमने एक कहा कि भाई मेरे पास एक जने का चिट उठाई, मैंने किसी फैकल्टी मेंबर का नाम आया। अब मैंने उनके बारे में कुछ अच्छी चीज जो है वो लिख के उनको कहा कि आप
जाइए और पर्सनली देकर आइए। अच्छा। तो जिनको भी मिला हाँ। वो बहुत खुश हुए Right. और कि अरे एक तो आपका मिलना हो गया हाँ। और नहीं तो हम हमेशा काम के लिए ही मिलते हैं एक बिल्कुल। दूसरे से, तो ये हम बिल्कुल ऑफ द वर्क मिले। तो ये एक्टिविटी बच्चों के थ्रू कराई हमने, तो बच्चों को समझ में आया कि अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, बच्चे खुद क्या कर सकते हैं। और बाकी जैसे एक हमारा आइडिया है यहाँ पे एक हेल्प इन सफरिंग करके है। अच्छा। एनिमल केयर जी, इज ऑल्सो जी। अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, वहाँ पे भी काम आती है। आपने पढ़ा होगा जैसे बहुत लोग हाउ टू टेक केयर एंड हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट एनिमल बिहेवियर इज, तो वो भी हम करते हैं। यूजुअली हम ये ट्राई करते हैं कि बच्चे कैंपेन चलाएं। अच्छा। और हम एक हमारी यूनिवर्सिटी में अब एक शुरू करना चाह रहे हैं, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। अच्छा। और हाल ही हमने लास्ट ईयर मेबेलिन, आपने कंपनी का नाम जी, सुना होगा, जी। उनका भी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है। अच्छा। तो उनके साथ हमने टाई अप करा था और 1100 बच्चों को हमने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोवाइड करी अच्छा। थी विद इन द यूनिवर्सिटी। तो अच्छा। हम साइकोलॉजी के बच्चों के लिए नहीं रुकते हैं, कोई भी बच्चा हो जी। और अब हमारी काफी बातचीत चल रही है। आदित्य बिरला ग्रुप है, उनकी जो एक मेंटल हेल्थ विंग है, जी। उनसे हम बात कर रहे हैं। तो उनके साथ भी हम काम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं कि वो हम कर पाएंगे। तो ऐसे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा अपने आप समझे, सीखे और ऐसे लोगों के साथ काम कर पाए जो उस फील्ड में है। Right. और हमने एज ए डिपार्टमेंट हमने राजस्थान पुलिस एकेडमी है जहाँ पे पुलिस रिक्रूट्स की ट्रेनिंग होती है, हमने वहाँ भी हमारा यूनिवर्सिटी का टाई अप है। अच्छा। तो हमने उनके साथ भी काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि कुछ काम कॉन्फिडेंशियल हाँ, होता है, जी, जी। बट एसोसिएशन यही है कि हम उनका जो है कैपेसिटी या उनका इन्हांसमेंट या कैसे वो उनकी फंक्शनिंग बेटर हो पाए, हम उसके साथ उनका काम करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं ये। और जैसे कि आपने वो जो हैप्पीनेस कॉर्नर बोला था, वो भी वो कमाल का आइडिया था, क्योंकि एक वर्कशॉप मैंने भी अटेंड करी थी। उसमें मतलब आई फील आई एम अ पर्सन लाइक आई हैव गुड फीलिंग्स, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन व्हेन इट कम्स टू being a good person. So I think that I'm a very good person, but my perception of the people, जब भी मैं जाती हूँ तो मैं जैसा जितना रेडियो पे बोलती हूँ बस उतना ही बोलती हूँ। I never go and speak to people. तो लोगों को समझता है बड़ा एटीट्यूड है, मतलब बात ही नहीं करती है, क्या समझती है खुद को, like that. But then वो एक्टिविटी जो थी उसमें था कि आप जाइए और जिसको आपको जो बोलना है, and I felt so relieved. I wanted to tell people that I like your dressing sense, I like your smile, I like the way you always greet in a loud voice, hello, good morning, like that. So मैं ये बताना चाहती थी सब लोगों की मैंने कितना सारा ऑब्जर्व किया है, लेकिन मैं मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी या नहीं है अभी भी कि मैं जाऊं और वो बोलूं। लेकिन वहाँ पे मुझे जब टास्क दिया गया तो आई रियलाइज दैट आई हैड सो मेनी फीलिंग्स फॉर पीपल। मैंने इतना सारा ऑब्जर्व किया था जो मैं बोल नहीं पा रही थी, और उन्होंने कहा अच्छा तो तुमने कभी बताया नहीं, कितने साल हो गए। So, यही मतलब साइकोलॉजी का यही मतलब है। हमारे मन में बहुत कुछ होता है पर हमें लगता है कि क्या हम सही हैं, क्या हम गलत हैं। बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो हम कभी फील करते हैं और हमें ना लगता है कि नहीं ये सही नहीं है और हम उसे दबा लेते हैं। तो साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको कहीं ना कहीं मौका देता है कि आप इसको एक्सप्रेस कर पाओ, और एक्सप्रेस करते ही अब जैसे होता है ना कि भाई मुझे कई बार लग रहा है कि मुझे रोने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों लग रहा है? अब क्यों का पार्ट तो साइकोलॉजी बताएगा, पर रोने से मेरा मन हल्का होगा मुझे ये पता है, पर मुझे वो क्यों हो रहा है ये साइकोलॉजी बताएगा। तो हम बहुत सारे जैसे कई चीजों में, छोटी छोटी चीजों में अगर हम अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री कर पाते हैं तो हमारे पे बड़ा नहीं बनता। तो छोटा छोटा करना बेटर है, छोटे गोल्स बनाना बेटर है, और उससे हमें एक अचीवमेंट लगता है कि हाँ हम कितना अच्छा कर पाए हैं इस टाइम में। तो बहुत सारी चीजों में साइकोलॉजी में कोर्स करके हम करियर बना सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, उसके लिए भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर मुझे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में जाना है? मतलब मैं एक एज एन एम्प्लॉई वहाँ पे काम करना चाहती हूँ, मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? व्हाट आर द स्टेप्स? लाइक फर्स्ट आई डू BA एंड देन MA and then what do I do कि मैं mental health, how do I contact people, how do I get in touch with the organizations जिससे मैं mental health expert, और I would say कि just a volunteer, और I would like to talk to people so that people are like stress free और वो मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकें। इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि
जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में ही हमने काउंसलिंग सेल बना रखा है। अच्छा। जहाँ हम इंटर्नशिप भी कराते हैं बच्चों को और ट्रेनिंग तो है ही, और हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी वहाँ ट्रेन करते हैं। अच्छा। हमारा एक और प्रोग्राम चलता है जो जिसमें सर्टिफिकेशन है कि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा। तो अब आप जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ये एक बहुत यूनिक फीचर है हमारी यूनिवर्सिटी का और हमने बहुत सालों से चला रखा है कि बच्चे आके दे कैन सीक हेल्प। अच्छा। तो अब जब अपन अवेयरनेस की बात करते हैं तो कहीं भी हम हैं, हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन में एक सेटअप होना चाहिए जहाँ पे हम फ्रीली जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। दूसरा, अगर मुझे सीखना है, मुझे मेंटल हेल्थ जैसे कहते हैं टर्म है एडवोकेसी है, या मुझे अवेयरनेस कराना है, तो मैं बीए में भी करा सकती हूँ। हमारे बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे एनएसएस में जाते हैं और एनएसएस में स्कूल बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। वहाँ पे भी वो जिसको कहते हैं साइको एजुकेशनल टूल्स हैं, उनको यूज करना समझ रहे हैं। अच्छा। स्पोर्ट्स में अगर है, स्पोर्ट्स में बहुत जरूरी है साइकोलॉजी। तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट भी फिजिकल एजुकेशन का हमारा बहुत अच्छा टाई अप है कि हम ये दोनों चीजों को कनेक्ट करके और बच्चों को एक कर पाए। तो जगह बहुत सारी हैं, बस एंटर करने की बात है। आप कोई भी एनजीओ में जाएंगे, आपको कोई मना नहीं करेगा कि मैं ये हेल्प करना चाहती हूँ, बट मैं फिर भी कहूंगी कि ट्रेनिंग जरूरी है। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि हमें ये नहीं मालूम है कि वो जना किस स्थिति में है जब हम उसके पास जा रहे हैं। तो ये समझना कि उनको क्या शब्द बोलने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस करने चाहिए और हम क्या आंसर आ रहा है उससे अपने आप को ऐसा तो नहीं है कि मैं एक इंटरव्यू फॉर्म लेके जाऊं और मैं पूछती जाऊं और मैं ये समझूं ही नहीं कि उस जने का इमोशनल एक्सपीरियंस क्या है। ये समझने के लिए कि मेरे को कैसा पूछना है, क्या वर्ड्स यूज करने हैं, किन टॉपिक्स पे जाना है या किस पे वो जना अभी तैयार नहीं है बात करने के लिए, वो सीखना बहुत जरूरी है और वो ट्रेनिंग से ही आता है। तो आप कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जयपुर में बहुत हैं, या मतलब हमारे भी जो बच्चे जाते हैं, इन हाउस भी हम कराते हैं, बाहर के भी बच्चे। इनफैक्ट हमारे पास अभी मुझे ऐसी बात करते ध्यान आया, एक नॉर्वे से भी बच्ची आई थी। अच्छा। उसके पेरेंट्स यहाँ, दादा दादी यहाँ रहते हैं। अच्छा। और वो यहाँ पे 1 महीने की इंटर्नशिप करना चाहती थी। अच्छा। और उसको हमने इंटर्नशिप कराई क्योंकि वो देख रही थी कि वो इस फील्ड में अपने आप को कैसे देखती है। अच्छा। तो ये भी एक तरीका है समझने का कि क्या मैं इस फील्ड के लिए बना है। और साइकोलॉजी में बहुत सारे रोल्स हैं, आप किस रोल के लिए बने हो, आपको, क्योंकि आप ह्यूमंस से डायरेक्टली डील कर रहे हो और ऐसा डील कर रहे हो कि आप उन्हें बेटर एफिशिएंट कराना चाहते हो, आप कौन से रोल में फिट करोगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। राइट। तो आपने बहुत सारी चीजें बताई हमें। मैं बस इतना सा जानना चाह रही हूँ कि बीए करने के बाद, एमए करने के बाद, मैं बीए कर रही हूँ तो मैं साइकोलॉजी में बीए कर रही हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एमए कर रही हूँ तो मैं साइकोलॉजी में एमए कर रही हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ से साइकोलॉजिस्ट कहलाने तक का जो सफर है जी, उसमें कौन कौन से पड़ाव आते हैं? बिल्कुल। ये कितना कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम पेरेंट्स से भी मिलते हैं तो बच्चे आते हैं, मैम मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, अब कैसे बनना है? तो बिल्कुल बीए है ही आपके पास जी, मास्टर्स आपको करना होता है, क्योंकि मास्टर्स में आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हो, तो वो एक बेस बनाता है। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं 2 कोर्स करने के। अच्छा। या तो आप एमए के बाद एमफिल करें। एमफिल जो एक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का ही अप्रूव्ड है, जो चल रहा है। बाकी अगर कोई और एमफिल ऑफर करता है तो यूजीसी ने उसको रद्द कर रखा है। अच्छा। सिर्फ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई अप्रूव्ड कोर्स है एमफिल। अच्छा। 2 साल का कोर्स होता है जिसके अंदर आप एक हॉस्पिटल में ट्रेन होते हैं। अच्छा। तो आप रोज पेशेंट्स देखते हैं, पढ़ते भी हैं और काफी डिमांडिंग होता है। 2 साल का वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एग्जाम देते हैं और आपको एक लाइसेंस मिलता है टू प्रैक्टिस। अच्छा। बिल्कुल डॉक्टर की तरह, क्योंकि आप व्हाइट कोट पहन के हॉस्पिटल में रहते हैं, सब करते हैं। अच्छा। तो वो एक कोर्स ये है। इसी का ही एक दूसरा कोर्स है जो हमारी यूनिवर्सिटी में भी चलता है, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। अच्छा। ये भी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का ही अप्रूव्ड कोर्स है। अच्छा। जैसे ये नंबर ऑफ सीट्स भी बताते हैं, हमारे पास अभी जैसे मान लीजिए 10-12 सीट अवेलेबल है, तो हर साल हम उतने ही बच्चे ले सकते हैं। अच्छा। और उनको हम साल भर
हॉस्पिटल सेटिंग में ट्रेन करते हैं अच्छा। और उसके बाद उन्हें लाइसेंस मिलता है। ओके। तो ये तो है अगर मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट चाहिए, ठीक है, और मुझे हॉस्पिटल में काम करना, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एमए करा, हाँ। अब एमए करने के बाद मुझे काउंसलर बनना है, ठीक है। तो मेरे पास एक तरीका है कि एनसीईआरटी के कोर्स होते हैं। सीबीएसई ऐसा कहता है कि आपके हर सीबीएसई स्कूल में काउंसलर होना चाहिए, और उसके लिए एनसीईआरटी जिसकी अपनी किताबें आती हैं, एनसीईआरटी डिप्लोमा इन काउंसलिंग का एक कोर्स चलाता है, अच्छा। विच इज ए ट्रेनिंग कोर्स। अच्छा। तो वो कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, एक लिस्ट आती है, उनके नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड हैं, और उसका आप ट्रेनिंग करते हैं। आफ्टर दैट यू कैन बी अ काउंसलर की पोस्ट होती है स्कूल में, वो आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो दैट इज डीलिंग विद किड्स, स्कूल किड्स। अच्छा। अब एक तीसरा रास्ता और है, मैंने एमए करा पर मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं करना। हाँ। मुझे पेशेंट देख के, मान लीजिए बहुत लोगों को होता है कि मैं हॉस्पिटल गई, मैं हॉस्पिटल में कंफर्टेबल नहीं हूँ, हाँ, जो भर्ती पेशेंट्स हैं मुझे उनको देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो मुझे ये नहीं करना। कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ थेरेपी देनी है। हाँ। तो अब मैंने एमए करा या एमएससी, मतलब बीएससी एमएससी करके मैं आई, मैंने स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करे हैं। अच्छा। जैसे मैंने स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर लिए फैमिली थेरेपी में, मैंने स्पेशलाइज्ड करा ट्रॉमा थेरेपी में, हाउ टू डील विद ट्रॉमा, मैंने करा ग्रीफ थेरेपी में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, मैंने एक एज अडोलेसेंट काउंसलिंग में कोई इश्यूज है, रिहैबिलिटेशन है, उसके लिए करा। तो ये मैं स्पेशलाइज, जैसे मान लीजिए आरईबीटी होता है, एक थेरेपी, गेस्टॉल्ट थेरेपी एक अप्रोच है, फिर एक सीबीटी जो मैंने आपको बताया था, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो ये इंस्टीट्यूट्स यूएस में है, बट उनका ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो वो भी आपको 6 महीने से 1 साल लगता है। तो आप उस पर्टिकुलर थेरेपी को देने में ट्रेन करते हैं। तो आई कैन गिव दैट थेरेपी ऑल्सो। तो मैंने फिर अपना एक खोल लिया ऑफिस खोल लिया, जहाँ पे मैं कोई भी आता है, बट मैं आपको उस थेरेपी से ही ट्रीट करूंगी। अच्छा। तो वो मेरा स्पेशलाइजेशन हो गया। ओके। ये जो आपने कोर्सेज बताए, ये कहाँ से होते हैं? ये ऑनलाइन होते हैं, बट इनमें आपको ट्रेनिंग ऑफलाइन करनी होती है। तो कोई ना कोई आपको मेंटरिंग होती है, बट हाँ, क्योंकि ये कोर्सेज क्या है, बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं, तो आपको ये जरूर देखना होता है कि मैं सही जगह से कोर्स करूँ, क्योंकि बहुत जगह सर्टिफिकेशंस आजकल गलत भी मिल जाते हैं। अच्छा। तो हम बच्चों को बताते रहते हैं कि आप ये जगह हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे हमने अभी रिसेंटली कराया था, एक पियर्सन करके है, उनके स्पेशलाइजेशन है एजुकेशन में है, और पियर्सन वर्कशॉप्स कराता है जहाँ पे वो ट्रेन करता है कि आप असेसमेंट कैसे करेंगे। असेसमेंट मतलब टेस्ट को कैसे यूज करना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है। अच्छा। तो वो भी एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जो हम यहाँ पे अधिकतर कराते रहते हैं। अच्छा। तो वर्कशॉप करा दी कि आप थेरेपी को कैसे यूज कर सकते हैं। हम बहुत लोगों को बुलाते हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं कि किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं, आपको क्या क्या चीजें, और अपनी वो एक्सपीरियंस से बताते हैं। तो ऐसा इंटरेक्शन कराने से बच्चों का दिमाग भी थोड़ा खुलता है और उन्हें आइडिया लगता है कि वो क्या कर सकते हैं। एक रोल मॉडल मिल जाता है कई बार, वो भी बहुत जरूरी है। तो ये एक और रास्ता है। बाकी अगर जैसे मैंने आपको कहा टीचिंग में जाना है, तो पीएचडी एक रास्ता है ही। पीएचडी करके आप टीचिंग में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, और बहुत सारे, जैसे एक जो हम चाहते हैं एमए के बाद अगर आप पीएचडी में इनरोल होना चाहें या नहीं, बट देयर इज अ ऑप्शन कि आप डीआरडीओ में एक डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च है। अच्छा। तो वहाँ पे जैसे रिसर्च असिस्टेंट्स भी मिलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे फंडेड इंडियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे हम ही एज टीचर मैंने एक लगाया प्रोजेक्ट कि भाई मैं इनमें काम करना चाहती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है, उनके जो रूल्स हैं अपनी एजेंसीज के थ्रू, कि आपको इतने रिसर्च असिस्टेंट्स या फील्ड असिस्टेंट रखने हैं। तो ये बच्चे एमए और पीएचडी वाले ही होते हैं। तो आप 6 महीने के लिए एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। तो वो भी, अगर जरूरी नहीं है कि मुझे टीचिंग में जाना हो, मेरा अगर इंटरेस्ट रिसर्च है, डेटा कलेक्शन है, और उस डेटा कलेक्शन का इम्प्लीकेशन है, तो वो मैं कर सकती हूँ। बहुत सारी ट्रेनिंग जो होती है, आप जैसे मान लीजिए प्राइमरी स्कूल में बच्चों को क्या गुड टच बैड टच वाला आया था, बच्चों को कैसे सिखाया जाए, तो वो ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए कि बच्चा
बच्चा तुरंत पकड़ ले जी। वो साइकोलॉजिस्ट बताता है। राइट। ऐसे रूल्स है। तो आज हमने साइकोलॉजी के बहुत सारे करियर ऑप्शंस जाने। आज हमने जाना कि साइकोलॉजी कौन कौन से फील्ड्स में आपको लेकर जा सकती है, कौन कौन से फील्ड्स में साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। और वैसे तो ऐसा अमूमन तौर पे कहा जा सकता है कि साइकोलॉजी की ज़रूरत हर फील्ड में होती है। जो आपने एग्जाम्पल दिया कॉफ़ी शॉप वाला, उससे पता लग रहा है कि आपको अपना बिजनेस सेटअप करना हो, आपको किसी की हेल्प करनी हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे कोई किसी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला हो, कोविड आया था, उसके बाद तो साइकोलॉजी के केसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। तो इतना सारा स्कोप है और इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं साइकोलॉजी में। अगर आप कोई मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को जो साइकोलॉजी में करियर बनाना सोच रहे हैं, उनको क्या देना चाहेंगी? मेरा एक मैसेज रहेगा जो मैं अपने हर बच्चों को कहती हूँ, जब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, एक तो इसको अपना एक एडवांटेज मानो। अच्छा। बहुत सारे बच्चे जब पढ़ने आते हैं थोड़ा सा खो जाते हैं कि हम कहाँ फिट होते हैं, और साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कहीं भी फिट करने में हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे बच्चे एचआर में भी गए हुए हैं, जहाँ पे MBA HR की पोजीशन की जरूरत थी, बट साइकोलॉजी MA वाले बच्चों को रिक्रूट करा गया। अच्छा। तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है, मैं नहीं मानती, बट हाँ, सबका बच्चों का इंटरेस्ट होता है, सबकी अपने आइडियाज होते हैं, और साइकोलॉजी आपको हमेशा हेल्प ही करेगा, आप किसी भी फील्ड में जाओ। क्या बात है। 90.4 रेडियो 7 पर आज करियर कॉलिंग में हमने साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जाना। और साइकोलॉजी ऐसी है कि इसकी साइकोलॉजी को समझना इतना आसान नहीं है। तो साइकोलॉजी को फिर से समझने की कोशिश करेंगे किसी और एपिसोड में। लेकिन हमने बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में ज़रूर हमने एक्सप्लोर किया। हम किस तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, हम साइकोलॉजी में जाकर टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी साइकोलॉजी की पढ़ाई को यूज़ कर सकते हैं, लोगों को लीडरशिप क्वालिटीज़, लोगों को बहुत सारे इश्यूज होते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में हमने जाना। तो बहुत सारी चीज़ों में साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है और साइकोलॉजी को आपकी ज़रूरत है। एक बात मैं और ये कहना चाहूँगी कि साइकोलॉजी मेरे लिए है कि नहीं है, या क्या मेरा करियर है, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जो होती है साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। अच्छा। और मैं इसके बारे में पहले बताना मुझे ध्यान नहीं आया। हाँ। पर मेरे लिए कौन सा करियर बेस्ट है, हाँ, उसका कॉम्बिनेशन होता है मेरी पर्सनालिटी, हाँ, मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है और क्या मैं कर सकती हूँ। ये तीन चीजें जब मिलती हैं तो ही हम बता सकते हैं कि आपका 10-15 साल में कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए फ्रूटफुल होगी या जिसमें आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये हर बच्चे को, मुझे लगता है 11th में जब आए या 12th के बाद भी, अभी भी जो बच्चे बोर्ड देने जा रहे हैं, मैं मानूंगी अगर वो चाहें तो वो आ सकते हैं। और हम हमारे यूनिवर्सिटी में हमारा जो काउंसलिंग सेल है, हम टेस्टिंग कराते हैं और हमने बहुत बच्चों को हेल्प भी करा है, जहाँ पे उन्होंने डिसाइड करा है कि वो कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। इनफैक्ट हम स्कूल्स में जाके एक्टिविटी भी करते हैं। तो ये भी मैं मानूंगी एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और बच्चों को अवेयर करता है, क्योंकि आप अगर देखो, जैसे बहुत सारे बच्चे 6-7th में ही IIT PMT जो नीट है, इनके लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। क्या वो करियर मेरे लिए है, क्या उसके डिमांड्स मैं पूरा कर सकती हूँ कि नहीं। अगर पेरेंट्स को भी ये उस समय पता रहे तो वो बच्चे को वैसे ही करेंगे। हम एक भेड़ चाल में बच्चे को ना चलाएं तो मुझे लगता है जरूरी होगा। तो बच्चे को खुद को पता होना चाहिए कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। और पेरेंट्स को भी होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत प्रेशराइज्ड फील करते हैं कि हमारा बच्चा आगे क्या करेगा, सबको डर होता है। बिल्कुल। तो ये एक टेस्टिंग ऐसी चीज है जो आपको एक रास्ता दिखा रही है। आपने क्या बताया टेस्ट का नाम? साइकोमेट्रिक है या साइकोलॉजिकल करियर टेस्टिंग। अच्छा। किसी भी नाम से है। अगर आप कोई भी चाहे, जो भी अपने लिसनर्स हैं चाहे, वो आ सकते हैं यूनिवर्सिटी, और हम साल भर ये टेस्टिंग करते हैं। अच्छा। इनफैक्ट हमारे पास BA करने के बाद भी बच्चे आते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर उन्हें ये कंफर्म करना है कि भाई क्या मैं सोच रही हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, वो कंफर्मेशन भी हम देते हैं। क्या बात है। तो ऐसा मैं कह रही हूँ ना, कोई रोक नहीं है। हाँ। और साइकोलॉजी हर जगह हेल्प करता है। मेरे हिसाब से करियर कॉलिंग का जो पहला एपिसोड होना चाहिए था वो साइकोलॉजी पर होना चाहिए था, क्योंकि करियर कॉलिंग में सबसे बड़ी चीज है आपकी खुद की साइकोलॉजी को समझना कि आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज के लिए परफेक्ट हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आपकी एबिलिटीज कितनी हैं। तो ये आज हमें साइकोलॉजी वाले एपिसोड में, मतलब करियर कॉलिंग में, जब हमने साइकोलॉजी एज एन करियर ऑप्शन पता करा तो हमें इतनी सारी बातें पता चली। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांगिनी राठौर, हमारे साथ आज डायरेक्टर स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मजा आया। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी, और जिस तरह से हमें ये बात करने में मजा आया, आई एम वेरी श्योर कि आपको साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा और साइकोलॉजी एज अ करियर ऑप्शन
एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत सारे ऑप्शंस खोल देता है। तो अगर ये आपको भी लगा तो बस मेरा काम पूरा हो गया है करियर कॉलिंग में एक और काम लेकर, मतलब अपना काम लेकर, और आपकी हेल्प करने के लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट को लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो साथ सदा आपके साथ। मैं हूँ शिल्पी। नमस्कार।